चलो देखो, आज का हमारा चैप्टर है, एक मिनट, पाठ 9 है, बल और गति के नियम। ठीक है, इससे पहले तुमने पाठ 8 पढ़ा था जो था गति से रिलेटेड। ठीक है, उसको मैं रिवाइज कर लेता हूँ, फिर इसके आगे चलते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले हमने गति के बारे में पढ़ा था। गति में क्या आया था तुम्हारा? चाल आया था, और क्या आया था? चाल के बाद इससे इसका संवेग था, नहीं यार, बेग, देख ले इसमें पीछे। चाल हो गया, बेग हो गया, इसके बाद मान लो इसमें दूरी आई थी, और त्वरण आया था, और क्या आया था? एक मंदन त्वरण भी आया था। मैं वो पॉइंट लिख रहा हूँ जो जो मतलब आए थे। और क्या आया था तुम्हारा? विस्थापन भी आया था, और क्या आया था? औसत भी आया था, औसत चाल और औसत वेग, और एक करके वृत्तीय गति आया था ना, ये कर देते हैं वृत्तीय गति। सर्कल में स्पीड ब्रेक ये निकालना था ना। तो ये सारी चीजें थे, उसमें 3 इक्वेशन हमने लिखा था। पहला था हमारा v बराबर u प्लस ए टी, गति का नियम था, ये पहला था। दूसरा था s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर था, ये था। एक लास्ट था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2a s था, जहां पे a क्या होता था बेटा? त्वरण होता था, t हमारा समय, टाइम, और v हमारा क्या होता था? कौन सा? फाइनल, अंतिम वेग। u क्या था? प्रारंभिक वेग। s का था दूरी या विस्थापन हो सकता था। ठीक है बेटा, तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमने पार्ट 8 में पढ़े हैं डिटेल्स में। उस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह सारे कुछ लगा लिए। अब हम चलते हैं इसके आगे। इसमें लिखा गया बल। बल को पढ़ने से पहले देखो, जैसे कि तुम्हारी कार चल रही थी, कार तो चल ही रही थी ना, लेकिन कैसे चल रही थी? उसमें हम कुछ फोर्स लगा रहे थे तभी तो वो चल रही थी, स्टार्ट हो रही थी कुछ। तो वो जो पहले जब हमने पढ़ा तो उसमें हमने ये बल के बारे में बात नहीं किया था कैसे चल रही थी, हम बस देख रहे थे हमारी चीजें चल रही थी, एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। लेकिन अब हम ये देखेंगे हमारी चीजें यहाँ से वहाँ जा क्यों रही है। ठीक है, तो वो सारी चीज देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले बल की डेफिनेशन डालो। बल होता क्या है, मेरे साथ साथ लिखते चलो और फिर समझाते हैं। इसमें लिखो, यह किसी भी काम को, यह किसी भी काम को रोकने में, काम को रोकने, क्या काम को करने में, लिखो काम को करने में मदद करता है। या किसी भी, नहीं नहीं लिख लो, या किसी भी काम को करने में मदद करता है। काम को रोकना क्यों चाहोगे? हमेशा तो काम करना ही चाहोगे ना, तो रोकना क्या? करने में मदद करता है। ठीक है, आगे लिखो, किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए, या तो हमें वस्तु खींची जाती है, या तो, ये लिखो, या तो हमें वस्तु खींची जाती है, खींची या खींच लिखो, खींची जाती है या छोड़ी जाती है, या छोड़ी जा सकती है, छोड़ी जा सकती है। ठीक है, आगे लिखो, लिख लिया। देखो, बल का मतलब ये होता है, जैसे इसमें और दूसरा मैं बता दूं, जैसे बल का काम वहां पे होता है, जैसे कि अगर कोई चीज चल रही है तो अगर उसको तुम्हें रोकना है, जैसे कि बॉल तुम्हारे तरफ आ रही है, हम चाहते हैं कि बॉल आके रुक जाए, तो हमें तब भी फोर्स लगाना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि बॉल रुकी हुई है, हम उसको मूव कराना चाहते हैं, तभी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी किसी भी चीज को रोकने के लिए और उसको दूसरी दिशा में चलाने के लिए, या फिर उसको मूव कराने के लिए, या उसके दिशा को बदलने के लिए। सपोज करो बॉल आ रही है हमारी पूरब से,
हमको बॉल को करना है उत्तर में, मान लो ऊपर फेंकना है, तो पहले हम बॉल को पकड़ेंगे फिर उसको ऊपर कर देंगे, या हम अपने बैट से मार के उसको ऊपर डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन को बदल सकते हैं। उसकी स्पीड को क्या धीमा और तेज कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर बॉल धीरे से आ रही मारेंगे तो बहुत तेज जाएगी, और अगर बहुत तेज आ रही है सिर्फ हम रोक लेंगे तो हमारी धीरे हो जाएगी। तो बल के द्वारा ही सारी चीजें संभव है, स्पीड बढ़ा सकते हो, स्पीड घटा सकते हो, बॉल को रोक सकते हो और उसको चला सकते हो, सारी चीजें। ठीक है, तो ये समझना, या किसी भी काम को करने में मदद करता है, किसी भी कार्य को करने के लिए या तो हमें वस्तु को खींचना पड़ता है या तो उसे छोड़ा जा सकता है। ठीक है, आगे लिखो, जैसे इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं या उदाहरण लिखो। जैसे कि अगर तुम्हें दरवाजा खोलना है ना, मैं लिख देता हूं दरवाजे के लिए, दरवाजों में दरवाजा अगर खोलना है तो हम क्या करेंगे, धक्का देंगे, और अगर हमें दरवाजा बंद करना होगा तो हम दरवाजे को खींचेंगे ना। तो दो तरीके से हो गया, या तो धक्का देंगे या तो फिर खींचेंगे, पुश और पुल करेंगे। ठीक है, जब जाते हो कोई अच्छा टाइप का, जैसे कि मार्केट में जाते हो कोई रहती है शोरूम वगैरह, तो उसमें जो गेट होते हैं, कोई कोई गेट अंदर धक्का देंगे तब खुलता है, कभी कभी किसी चीज को बाहर खींचना पड़ता है तो उस पे गेट पे सीधे लिखा रहता है या तो पुश करना है या तो पुल। और बहुत से दरवाजे ऐसे होते हैं उसको धक्का दोगे तब भी खुलेगा, खींचोगे तब भी खुलेगा, दोनों डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, चलो, हाँ कोई कोई मतलब एक डायरेक्शन में चलते हैं, कोई कोई दोनों, कभी अंदर आके कभी बाहर भी निकलते हैं, कभी इसमें लिखते हैं आगे बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, बल का प्रभाव। नेक्स्ट चेंज डालो, बल का प्रभाव। अगर हम किसी चीज पे बल लगा रहे हैं तो क्या क्या उस पर प्रभाव हो सकते हैं। तो पहला लिखो, बल किसी स्थिर वस्तु को सक्रिय करता है, बल किसी स्थिर वस्तु को सक्रिय करता है। नदी क्या है, साये या है? सक्रिय लिखा है बेटा, ये स्थिर है। हाँ, बल किसी स्थिर वस्तु को सक्रिय, मतलब अगर कोई बॉल रुकी पड़ी है, हम उसको मूव कराना चाहते हैं तो हमें बल लगाना पड़ेगा। सपोज करो कोई टेबल है जगह पे हम चाहते हैं कि टेबल यहाँ से वहां चली जाए, तो हमें भी उसके लिए बल लगाना पड़ेगा, यानी रुकी हुई चीज को या कोई चीज चल रही हो तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें चाहे एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ वो सुन लो, जैसे कि ये कोई फुटबॉल है, फुटबॉल अगर रुकी है ना, तो उस पर आप पैर मारोगे तो वो चलने लगेगी या भागने लगेगी, दौड़ने लगेगी, जो भी करो। ठीक है, ये हो गया। दूसरा लिखो, दूसरा पॉइंट है, बल किसी सक्रिय को स्थिर कर सकता है, बल किसी, मतलब क्या होता है बता रहे, लिख लो, बल किसी सक्रिय वस्तु को स्थिर करता है या कर सकता है, लिख लो। सक्रिय का मतलब बेटा वो चल रही है, एक्टिव में मोड में है, वो चल रही है। जब कोई चल रही होती है तो उसको बल लगा के हम रोक सकते हैं, और अगर कोई चीज रुकी है हम उसको बल लगा के चला सकते हैं। ये इतना सिंपल सा है और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे कि गाड़ी चल रही होती है, तो जब गाड़ी पर हम ब्रेक लगाते हैं तुम्हारी गाड़ी क्या होती है, रुक जाती है, तो वो सक्रिय से किस में आ जाती है, स्थिर में। स्थिर मतलब रुकना, सक्रिय मतलब चलना, चल रही होती है। ठीक है, इतना समझ लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, तीसरा, बल किसी सक्रिय वस्तु बल किसी सक्रिय वस्तु के वेग में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करता है। इस पॉइंट का मतलब समझ आया, पढ़ो एक बार। बल जो होता है किसी सक्रिय वस्तु के वेग में परिवर्तन, वेग मतलब क्या हो गया, उसकी स्पीड जो चल रही होती है।
तो अगर वो धीरे धीरे आ रही है तो हम उसको तेज कर सकते हैं, और अगर वो बहुत तेज है तो हम उसको स्लो कर सकते हैं। मतलब उसके स्पीड में हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, बस यही है और कुछ नहीं। 35 9 जैसे मैंने अभी स्पीड में चल रहा है, बंद कर दोगे धीरे। हाँ, धीरे तेज कर सकते हैं उसको, वही चीज है, उसके वेग में परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा। 4 एक मिनट रुक जाओ। बल किसी वस्तु या हिंदी में शायद तथ्य लिखा है, तथ्य छोड़ो। बल किसी वस्तु की आकृति और आकार परिवर्तन करता है। करता है या कर सकता है लिख सकते हो। ये समझ आया लास्ट लाइन। देखो किसी भी वस्तु की जो आकृति होगी यानी शेप और साइज, जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर है उसको हथौड़ी से तोड़ तोड़ के तुम छोटा कर सकते हो ना, और अगर कोई चीज छोटी है उसको क्या कर सकते हो, जोड़ जोड़ के आप बड़ा कर सकते हो। तो चाहे छोटे से बड़ा करना हो या बड़े से छोटा करना हो, दोनों जगह बल लगेगा, आपका ताकत लगेगा। ठीक है बेटा। आगे तो ये हो गया, ये बल के कुछ इफेक्ट है जिसकी वजह से हो सकते हैं। पहला याद करो, देखो बल रुकी हुई चीज को मूव करा सकता है, मूव करती हुई चीज को रोक सकता है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है सक्रिय वस्तु के वेग में परिवर्तन कर सकता है, यानी अगर वो धीरे धीरे चल रही है तो हम उसके स्पीड में बढ़ोतरी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और अगर वो बहुत तेज चल रही है तो उसको हम धीमा कर सकते हैं। और वस्तु होगा उसके शेप और साइज को, आकृति और आकार को परिवर्तन कर सकते हैं। याद हो गया? कोई दिक्कत इसमें? एक बार रिवाइज कर लो शुरू जो पढ़े हो। बल किसी चलो ठीक है, आगे चले। ये हो गया बल का प्रभाव। नेक्स्ट हेडिंग डालो। अब हम देख लेते हैं बल के प्रकार। अब हम देख लेते हैं बल कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें लिखो बल दो प्रकार के होते हैं। बल दो प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला लिखो बेटा संतुलित बल। क्या हो गया? संतुलित बल। ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट लिख लो असंतुलित बल। संतुलित बल और असंतुलित बल। लाइट जला लो, एक जलाओ बेटा, अच्छा नहीं लग रहा। सही लग रहा है तुम लोगों को? हमें ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ा ना, देर में तुम लोग बैठा रखे हो। ये लाइट जला दो बेटा आदर्श, ये बड़ी वाली लाइट जलाओ। ये नहीं बेटा, फर्स्ट वाला, बस 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 छोड़ दो, बैठे आप सही है। ठीक है, अब थोड़ा सही लग रहा है तुम लोग, जो आएगा वो अच्छा नहीं लगेगा बेटा। हो गया? देखो संतुलित बल और असंतुलित बल। अब मैं कुछ पिक्चर बना रहा हूं और देखना है आप, जैसे कि देखो कुछ नहीं दिख रहा। मैं समझ लूंगा। अच्छा, सब सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बदमाशी नहीं है। लाइट बोर्ड पे आ गई। ठीक है, देखो कौन सी लाइट आ रही है, ये वाली वो पीछे वाली जाओ, बंद करो, फर्स्ट वाली पे तुम दबाओ, फर्स्ट, बस अगली अब ठीक हो जाएगा, अभी हो जाएगा वो अपने आप बंद हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पे
आवाज नहीं करे। देखो हमने कहा कि बल दो प्रकार के होते हैं, एक बेटा संतुलित बल और एक असंतुलित। संतुलित बल का मतलब जैसे कि सपोज ए ब्लॉक है, ठीक है, इधर से हम बल लगा के इसको खींच रहे हैं, एफ मतलब फोर्स, उसका मतलब बल है। बेटा जाओ आराम से, ठीक है। देखो ये बल हो गया, हम इसको इधर से खींच रहे हैं, मान लेते हैं इधर हमने लगा दिया कितना 10 न्यूटन का, बल का मात्रा क्या होगा न्यूटन। अभी धीरे धीरे समझवाओगे सर। देखो इधर बल लगा दिया कितना 10 न्यूटन का, और इधर भी हमने बल लगा दिया 10 न्यूटन का, तो बताओ ये ब्लॉक किसी डायरेक्शन में जाएगा? इसका मतलब दोनों तरफ से जो खींच रहे हो ब्लॉक को, आप दोनों तरफ सेम फोर्स लगा रहे हो, यानी सेम बल सेम ताकत लगा रहे हो। जब सेम ताकत से कोई चीज खींचते हैं दोनों तरफ से, तो वो क्या करेंगे? देखो एक तो ये देख लो अपोजिट डायरेक्शन में कितना है, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक अगर इस डायरेक्शन में खींच रहा है, दूसरा वेस्ट डायरेक्शन में कर रहा है। लेकिन अगर यही फोर्स में एक दोनों इस डायरेक्शन में लगा देता तो जाती, मूव करती, लेकिन दोनों अपोजिट होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए, कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब जब टोटल फोर्स यानी नेट फोर्स यानी कुल फोर्स का सम 0 के बराबर हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? संतुलित बल। समझ आ गया? सम का मतलब हो गया, देखो इधर +10 लिखा है, ईस्ट वाले को हम प्लस लेंगे, इधर वाले को माइनस, तो प्लस और माइनस को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे कुल फोर्स कितना आ गया बेटा? 0। अब इस कंडीशन में देखते हैं, इधर एक ब्लॉक है बेटा, इधर हमने लगा दिया, मान लेते हैं F = 10 न्यूटन, कितना 10 न्यूटन, लेकिन हमने इधर फोर्स लगा दिया F बराबर 21 न्यूटन, सॉरी 21 नहीं करते, 11 करते हैं, 11 न्यूटन का करते हैं। तो अब अगर मैं इसको जोड़ने जाऊं तो देखो इधर हो जाएगा 11 प्लस में है, लेकिन ये इधर माइनस है, माइनस में, तो इधर कितना का एक्स्ट्रा हो रहा है? प्लस का एक डायरेक्शन प्लस एक ज्यादा हो रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहा है? इधर ज्यादा हो रहा है। तो हमारा जो ब्लॉक होगा ना बेटा इधर जाएगा, समझ में आ गया? इस डायरेक्शन में जाएगा, पूरब में जाएगा। लेकिन अगर पश्चिम में हमारा फोर्स ज्यादा हो जाता तो बेटा किधर जाता है? पश्चिम में ज्यादा होता, अगर इधर ज्यादा होता तो हमारा इधर जाता। समझ करो 10 की जगह पे यहाँ पे हम 12 कर देते, तो किधर जाता? पीछे जाने लगे। समझ आ गई बात? इतना समझ आ गया? ये संतुलित बल है, वो असंतुलित बल है। चलो अब मैं एक एक करके डिफिनेशन लिखवा देता हूं, एक सेकंड रुक जाओ। तो सबसे पहले हेडिंग डालो बेटा संतुलित बल का। पहले हेडिंग रहेगी संतुलित बल। इसमें लिख लो बल संतुलित कहते हैं जब, बल संतुलित कहते हैं जब, कहते हैं जब वे एक दूसरे को, जब वे एक दूसरे को निष्प्रभावी करते हैं, निष्प्रभावी करते हैं, और उनका परिणाम, और उनका परिणाम, परिणाम बल शून्य होता है। शून्य होता है। लिख लिया? देखो बल संतुलित तब होता है जब वो एक दूसरे को आदर्श, बात क्यों करने लगते हो? देखो बल संतुलित तब होता है जब वो बेटा एक दूसरे को क्या करते हैं? निष्प्रभावी होते हैं। तो इसका मतलब जो ब्लॉक होगा, जो वस्तु होगी जिसको हम खींच रहे होते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं डाले। देखो पिछले वाले कंडीशन में जब दोनों तरफ से बल लग रहा था
तो क्या रह रहा है, दोनों कैंसिल हो जा रहे थे, दोनों डायरेक्शन में कैंसिल हो जा रहे थे, और उनको जब हमने जोड़ा यानी टोटल किया तो क्या आ गया, जीरो। इस तरीके से उस पर कोई बल का इफेक्ट हो ही नहीं रहा था, ब्लॉक जहां था वहीं का वहीं पड़ा है, इसलिए ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, संतुलित। ये पहला वाला पिक्चर बना लो संतुलित वाला, उसके नीचे हो गया बेटा, पहला वाला सिर्फ बनाना है, हो गया। चलो आगे चलते हैं। ये हो गया संतुलित बल, ठीक है बेटा, संतुलित वाला समझ में आ गया। अब चलते हैं बेटा असंतुलित पे, नेक्स्ट रीडिंग डालो। असंतुलित बल, इसमें लिख लो, जब किसी वस्तु पर लगे, जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बल का परिणामी बल, लिखो ऊपर भी तो लिखा है, वस्तु पर लगे अनेक बल का परिणामी बल शून्य ना हो या शून्य नहीं होता, शून्य नहीं होता, शून्य नहीं होता है, तो उस बल को असंतुलित बल कहा जाता है। असंतुलित बल कहा जाता है। देखो इसमें बोला गया है, जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बल, एक बल नहीं, एक से ज्यादा, 2 3 4 6 कैसे भी लगे, परिणामी बल शून्य नहीं होता, तो उस बल को क्या बोलते हैं बेटा, असंतुलित। जब एग्जांपल वगैरह पूछेगा ना तो ये बना देना सीख। देखो मैं बताता हूं, मान लेते हैं ये ब्लॉक है, इसके मैं 2 3 केस लेता हूं, एक ये, 2। देखो संतुलित वाले से कोई मतलब है नहीं, असंतुलित में ज्यादा पढ़ना होगा। देखो मान लेते हैं इधर आपने लगाया F1, इधर लगाया तुमने F2, इधर लगाया तुमने F3, ठीक है बेटा, ठीक है। मान लेते हैं इधर लगा दिया हमने 10 न्यूटन का फोर्स, इधर लगा दिया 10 न्यूटन का फोर्स, जो F3 है वो बराबर मान लेते हैं 11 न्यूटन का फोर्स। तो मुझे ये बताओ भाई, ये संतुलित कंडीशन में या असंतुलित कंडीशन में, असंतुलित कंडीशन। क्यों, क्योंकि देखो इधर जो F1 लगा है 10 का, इधर भी लगा है F2 10 का, मतलब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहा। तो लेकिन ये ऊपर लगा है, इसलिए ब्लॉक जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में ये ब्लॉक जाएगा। दूसरी कंडीशन में बताता हूं, देखो एक फोर्स इधर लगा दिया तुमने F1, और एक फोर्स तुमने लगा दिया बेटा इधर F2 लगा दिया, और एक मैं इधर लगा देता हूं F3, ठीक है, F3। थोड़ा सा ये देखो कॉम्प्लिकेटेड मैंने बना रखा है, लेकिन देखो अच्छे से। तो ये F3 मान लेते हैं, ये F1 तुम्हारा है कितना, 10 का, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा सपोज करो 10 का, और ए भी कितना है, 10 का। तो क्या F3 नहीं, किधर से भी नहीं जाएगा, 10 न्यूटन, नहीं जाएगा, नहीं अच्छा डायरेक्शन तुम बता रहे थे। तो अब मुझे बता सकते हो ये संतुलित है या असंतुलित कंडीशन,
संतुलित नहीं है। इसको देखो कैसे करना पड़ता है हमें। देखो दो डायरेक्शन से मतलब है। कौन से डायरेक्शन? दो डायरेक्शन से। देखो ये एक्स वाली लाइन है इधर से और इधर से, या तो हमारा ब्लॉक ऐसे जाएगा या फिर ऐसे या ऐसे। हमें जो फोर्सेस होते हैं बेटा ऐसे ऐसे कन्वर्ट करना होता है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे करना पड़ता है। इसके अलावा हम और कहीं फोर्स देखते नहीं। तो देखो ये हमारा तो एक्स एक्सिस पे है नहीं ना, तो हमें इसमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना होता है? अगर ये टोटल कितना होता है बेटा? ये 90 डिग्री होता है, ये 45 इतना हो जाएगा, इतना 45। तो इधर क्या हो जाएगा? F3 cos 45। ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हो? अरे तुम लोग तो अभी पढ़े नहीं। चलो इसको थोड़ा सा मैं बस इतना बता देता हूँ, लेकिन तुम लोग पढ़े नहीं इसलिए होगा भी नहीं, 10th में आएगा। देखो तो इधर हो जाएगा बेटा F3 sin 45। मतलब इधर वाला फोर्स अब ये इसके बराबर होगा और ये वाला फोर्स इसके बराबर होगा। अब जिधर डोमिनेंट फोर्स होगा, मतलब फोर्स जिधर ज्यादा लगेगा उधर ये ब्लॉक जाएगा। वैसे ये तुम लोग भूल जाओ, तुम्हारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। मैं नॉर्मल बताता हूँ। नॉर्मल देखो यहाँ पे तिरछा फोर्स नहीं लगाता, सीधे से लगाता। देखो एक इधर लग गया, एक इधर, एक इधर और एक इधर। 20 हो गए। देखो इधर हो गया 5 न्यूटन का, इधर हो गया 6 न्यूटन का, और इधर हो गया 7 न्यूटन का, और इधर भी 7 न्यूटन का। तो मुझे बता सकते हो ब्लॉक किधर जाएगा? 6 वाले डायरेक्शन ना। ठीक है देखो ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, इधर 5 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। इधर देखो इधर ज्यादा हो रहा है, कितने का? 1 न्यूटन का। तो हमारा जो ब्लॉक होगा इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ये वाला मत देखो यार, तुम्हारे लिए टफ हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा दो, ये दो बना लो, दो पिक्चर, पहला और थर्ड, बीच वाला हटाओ। अच्छा ये जब तुम लोग वीडियो देखते हो, ऑडियो ऑडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहती आवाज में? यहाँ की सीधे बोलने की आवाज आती है ना, वो इसमें आती है आवाज। अच्छा आवाज में क्लियर है। तुम खा क्या रहे हो? काफी टॉफी खा रहे ये वजह वहाँ पे गाड़ी आती है, होरर मारती है ना, उसकी आवाज सुने आती है इतनी दूर से भी। हो? अच्छा ठीक। कहीं देखा था ना वीडियो, परसों देखने। तो चले आगे। हमने संतुलित बल पढ़ लिया। देखो बेटा हमने संतुलित पढ़ा और असंतुलित पढ़ा। अब हम देखते हैं असंतुलित बल के इफेक्ट क्या क्या होते हैं। देखो ऐसा ये क्या कारनामा करता है उसके बारे में देख लेते हैं। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, असंतुलित बल के प्रभाव। आज अपने बड़े कारण असंतुलित बल के प्रभाव। प्रभाव मतलब समझते हो? ये सब का नाम है। कारनामे। अच्छा मतलब अगर ये बल लग गया तो कुछ अलग ही कारनामे होंगे। तो देखो क्या कारनामे होते हैं। पहला लिखो इसमें, पहला पॉइंट। बोलो बस। नहीं मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि बाद में तुम बार बार थोड़ी लिखो। लिखो किसी भी स्थिर वस्तु को सक्रिय कर देता है। किसी भी स्थिर वस्तु को सक्रिय कर देता है। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. मतलब जब स्थिर मतलब जब रुका था तो इसको चला देता है। अभी देख रहे थे तुमने, मैंने 2 कंडीशन बताया, 3 कंडीशन बताया, वो हर जगह ब्लॉक चल रहा था, कहीं रुक नहीं रहा था। अगर वो ब्लॉक अपनी जगह से मूव नहीं करता तो उस पर कौन सा बल लग रहा होता? संतुलित संतुलित। मूव नहीं कर रहा, जब मूव नहीं करेगा तो उसका मतलब उस पर कौन सा बल लगेगा बेटा? संतुलित। चारों तरफ से बैलेंस है। ठीक है तो असंतुलित। ठीक बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो दूसरा, इसमें लिखो किसी भी उत्तेजक
वस्तु के वेग को बढ़ाता है। एक साथ समझाते हैं, पहले लिख लो सब। तीसरा लिखो, ये लिख लो, बढ़ाता और घटाता है दोनों एक ही साथ लिख लो, बढ़ाता या घटाता। चलो अच्छा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी, लिख लो दोबारा लिख लो, किसी भी उत्तेजक वस्तु के वेग को कम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लिखा क्या है इससे मायने नहीं रखता, चीजें समझ में आती है उससे मायने रखता है कि तुम्हें समझ आ रही है कि नहीं। नेक्स्ट देखो, किसी भी सक्रिय वस्तु स्थिर बनाता है, स्थिर बना देता है या बना सकता है। फिफ्थ पॉइंट लिखो, किसी भी वस्तु के आकृति और आकार में परिवर्तन करता है। इतने पॉइंट है, अब मैं समझाता हूँ, पहले लिख लो आप। देखो अभी इससे पहले इसी पॉइंट के बारे में मैंने पहले बताया था। उसमें क्या बताया था कि देखो किसी भी स्थिर वस्तु, कोई चीज रुकी हुई है उसको सक्रिय कर देता है। हमने बल के बारे में बताया था, बल यही काम करता है। तो वो जो कौन सा बल काम करता था, वो कौन सा बल रहेगा, असंतुलित वाला बल। ठीक है, देखो अगर कोई चीज उत्तेजक है, मतलब अगर कोई चीज की स्पीड को अगर धीरे धीरे है उसको बढ़ा भी सकता है, क्या कर सकता है, बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। और जो हमने पीछे लिखा था उसके वेग में परिवर्तन कर सकता है, ये वही चीज है। कौन सा बल लगा हुआ, असंतुलित वाला। संतुलित लगाओ कोई इफेक्ट नहीं होगा उसमें, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सक्रिय वस्तु क्या कर देता है, रोक देता है, स्थिर बना देगा। जैसे कि बॉल है, मान लेते बहुत तेज आ रही है, तुमने इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो वो क्या होगी, रुक गई। या फिर अगर और उससे ज्यादा लगा दिया तो वो दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, आगे देखो, किसी भी वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन, आकृति और आकार में परिवर्तन तभी कर सकता है जब उसका जो रेजिस्टेंस होगा, मतलब अंदर वाला जो ताकत होगा। जैसे बलून है, बलून में तुमने मतलब ताकत लगा के उसमें हवा भर दी और फूल गया। अब उसमें तुम बाहर से ताकत लगाओ, जब तक देखो नॉर्मल ताकत लगाओगे बलून पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब अंदर वाले बल से ज्यादा ताकत लगाओगे तो बलून दबता है ना। हाँ दबता है, और ज्यादा ताकत लगाओ तो फट भी जाएगा। तो वो कब लगता है, असंतुलित वाला बल। जब तक उसके जितना अंदर से बाहर लग रहा है उतना बल लगाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसमें। जब उससे ज्यादा लगाने लगोगे तो वो बल अंदर के डायरेक्शन में ज्यादा होने लगेगा, यानी ये बॉल जो होगा, मतलब बॉल या फुटबॉल या बलून, सब अंदर के डायरेक्शन में दबने लगेंगे। इतना बात समझ में आई। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, न्यूटन गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम। पड़ गई हेडिंग। सब कुछ प्रॉपर चल रहा है ना। अभी 7:30 हो रहा बेटा। देखो इसमें लिखो, न्यूटन ने गैलीलियो के लिखो या गैलीलियो के सिद्धांतों
सिद्धांतों का अध्ययन किया और वस्तुओं की गति का विस्तृत अध्ययन किया। विस्तृत अध्ययन किया और गति के तीन मूल नियम दिए। मूल मतलब फंडामेंटल, जो बेसिक है, प्रस्तुत किया या दिया। ऊपर वाली लाइन में कुछ है नहीं, इतना है सिर्फ न्यूटन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने गैलीलियो एक साइंटिस्ट रहे होंगे, उन्होंने उस पर रिसर्च किया था पहले, तो इन्होंने उस पर थोड़ा और ज़्यादा रिसर्च किया। उसके रिसर्च करने के बाद इन्होंने अपने हिसाब से गति का जो नियम था उस पर उन्होंने बात की। तो उसमें 3 नियम दिए, पहले बात लिखो। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा यहाँ पे, न्यूटन गति के प्रथम नियम। न्यूटन की गति का नियम। सर जी अभी यही तो करवाया था। वो अलग था। नहीं वो की था न्यूटन की गति का न्यूटन की नियम बेटा आवे उसके आगे चलो, इसमें देखो लिखो, उसमें केस में की है बस। इसमें प्रथम डाल लो, फर्स्ट वाला ना, फर्स्ट नियम या प्रथम नियम। चलो तो इसमें पहली हेडिंग जाएगी जो जिसके बारे में उन्होंने बताया था, वो है जड़त्व। जड़त्व जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ठीक है। लिख लिया? यस सर। चलो इसमें लिखो, गति के प्रथम नियम के अनुसार, के प्रथम नियम अनुसार कुछ कहना है क्या बेटा? देखो सर तो प्रथम नियमानुसार इसमें लिखो, यदि यदि कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में है, एक समान, यहां तक लिख लिया? रेखा में एक समान, आगे मैं लिखता हूं, गति की अवस्था में है, तो वह उसी अवस्था में तब तक बनी रह सकती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। इसी को
जड़त्व का नियम, या फिर गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। लिख लिया? देखो समझा देते हैं, पहले लिख लो। ये हो गया। देखो देखो इसमें देखो बेटा, गति की जो इसमें होगा, लिख लिया? तो फिर क्या मैच मिसमैच करा? देखो बेटा, इसमें ये है कि सपोज करो ये एक बॉल है, ये जा रही है, मान लेते हैं कि v स्पीड से जा रही है, v वेग से या v चाल से जा रही है, ठीक है, इधर ही डायरेक्ट जा रही है, ईस्ट में ही, तो ये हमेशा ईस्ट में ही जाती रहेगी। इसकी डायरेक्शन तब बदल सकते हैं जब इस पे कोई अदर हम फोर्स लगाए अलग से। जब तक हम फोर्स ही नहीं लगाएंगे तो अगर कोई चीज उस डायरेक्शन में जा रही है तो क्यों बदलेगी अपने रास्ते ना? यदि किसी में टकरा कर रुक सकती है। हाँ तो वो बाहर की फोर्स लगेगी ना, तभी तो वही बोला गया है इसमें, इसके अनुसार यदि कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में तब तक बनी रह सकती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। समझ आ गया? और इसी नियम को कौन सा नियम बोलते हैं? जड़त्व का नियम। इसको आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको इनर्शिया बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। एक बार फिर से सोचो मैंने क्या बताया। कोई भी वस्तु है अपनी डायरेक्शन में उतनी स्पीड से उसी दिशा में तब तक मूव कर सकती है या करती रहेगी जब तक हम उस पे बाहरी फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स उस पे लगा ना दे, सर ठीक है क्या? वो तेज जाती है फिर धीमे भी उसकी हो जाती है। हाँ जैसे कि वो धीमे से भी हो जाती है, क्योंकि उसमें जैसे कि देखो सपोज करो बलून है, बलून नहीं, जैसे कि ऊपर से जब पैराशूट वाले लेकर नीचे जंप करते हैं, देखो अगर उनके ऊपर जो वो लगाते हैं पैराशूट, अगर वो हटा दो तो वो सीधे जितनी स्पीड से निकले हैं ना उतनी स्पीड से, उससे ज्यादा स्पीड से नीचे आके गिरेंगे। लेकिन पैराशूट होने जैसे नीचे का देखो जो हवा होती है ड्रैग, वो उसका अपोज करती है, तो इसलिए क्या होता है, देखो जो पैराशूट खुलता है तो उसमें पूरी हवा भर जाती है, तो उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है। समझ में आ गई बात? और जितना ज्यादा आयतन बढ़ेगा उस चीज की स्पीड उतनी, अगर वो हवा भरेगी तो, लेकिन अगर वो भारी होगा तो वो दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ गई बात? जैसे कि देखो तुम कभी बस में बैठते हो, अगर बस में बैठते हो अच्छा से रेस्ट में बैठे हो, गाड़ी चल रही है, लेकिन जैसे वो ब्रेक मारती है तुम क्या करते हो, आगे झुक जाते हो। क्यों झुक जाते हो? तुम्हें तो वहीं बैठ रहना चाहिए था ना। क्यों? क्योंकि तुम अपोज करना चाहते हो, तुम रेस्ट पे थे ना, तुम चाहते थे हमारी बॉडी और हम रेस्ट पे ही रहे। लेकिन जब गाड़ी वाला ब्रेक लगाएगा तो वो गाड़ी में पूरा मूवमेंट आएगा तुम्हारी बॉडी में, और तुम अपोज करने के चक्कर में आगे करते हो, और आगे अगर ना झुको तो गिर ही जाओगे। इसलिए कहते हैं जब देखो, जब बस से उतरते हो, सपोज जब बस चल रही होती है तो उससे क्या करते हैं, अगर बस मान लो डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन पूरब में जा रही है और तुमको उतरना है, तो तुम क्या करोगे, उतरते वक्त ये ध्यान रखोगे थोड़ा दूर तक दौड़ोगे किसी डायरेक्शन में, बस के ही डायरेक्शन में, तो तुम नहीं गिरोगे। लेकिन अगर तुमने ऐसा कहा कि जैसे हम बस से उतरे वैसे तुरंत वही खड़े हो जाए और बस चल रही है, तो वही वो पूरा एकदम फूट फट जाएगा। एक बार मैं गिरा था, हाँ तो उससे करा मैं रिक्शे से, फूफा का रिक्शा था, तो उसमें बैठ के मार्केट गए थे बाजार में, और सुबह के टाइम पे फूफा ने कहा उतर के धक्का लगा, उठा ऊंचा, अच्छा मैं उतर गया और खड़ा रह गया, फिर रिक्स लगा के हाथ लगा के गिर गया उसपे। अच्छा अच्छा, मैं रोड पे वो यही नियम है बेटा। जैसे कि तुमने कभी वो चलाया होगा, जैसे कि चलाया क्या, देखा होगा बंदूक जो चलती है गन, तो उसमें बेटा पीछे एक झटका देती है, तुम्हारी जो बंदूक थी वो रेस्ट पे थी, तुम भी रेस्ट पे थे, तुम बंदूक से सीधे बंदूक की गोली चला रहे हो, तो बंदूक की गोली आगे जाना चाहिए, तुम पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अब कोई चीज रुकी हुई है, बंदूक जो है स्टॉप पे है ना, तुम भी स्टॉप पे हो, अब लेकिन उसमें से ऐसी कोई चीज निकल रही है जो बहुत झटके से आगे जा रही है, तो लेकिन वो अगर वो झटके से निकल रही है, पहले तो वो रेस्ट पे थी, अब उसमें झटका अचानक से आएगा, तुम्हारी उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए वो पीछे झटका देती है ना। इसलिए कहते हैं कि बंदूक चलाना जो बड़ी वाली आसान नहीं होती, उस पर
कभी हम मुंह पे ताकत वगैरह, हाँ वो सारी चीजें होनी चाहिए। मेरे पास पीछे के साथ है डाउन नहीं। समझ में आ गया ये वाला नियम? यस सर। मतलब जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में बना रहना चाहिए। जैसे अगर तुम्हारी बॉडी रुकी है तो तुम्हारी बॉडी ये चाहिए हम रेस्ट पे रहे। अगर इसमें तुम हलचल करोगे नहीं तो गिरोगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही, झटका लगेगा, टूट सकते हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर तुम जैसे कि चल रहे हो तो तुम्हारी बॉडी, जैसे कि कभी देखा होगा, फील किया होगा, तुम दौड़ते रहो, एक टाइम ऐसे आता है जैसे कि मतलब कम एनर्जी लगाओ लेकिन तब भी फास्ट चल रहे हो ना, ऐसा लगता है। इनिशियल में ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है। जैसे साइकिल चलाओ, साइकिल अगर तुम चलाते हो तो एक स्टेज ऐसे आते है, देखो खूब तेज स्पीड मार दो, खूब तेज स्पीड, तब आराम रुक जाओ तो जब स्टेशन पे ट्रेन आती है हम बैठे होते तो लगता है ट्रेन नहीं अभी चल रही है, नहीं लगता? तो वो इस नियम का थोड़ी मतलब है। इस नियम नहीं, वो ठीक है, वो ऐसा लगता है कि अपोजिट डायरेक्शन भाग रहा है ना। और वो भी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है, वो बाद में बताएंगे। तो वो लगता है हम चल रहे हैं ट्रेन के साथ साथ। चलो तुमने तो बात ही इग्नोर करवा दिया, पता नहीं क्या बताने जा रहा था। उसी टाइम पे तो वो चीजें ऐसी होती है बेटा। जड़त्व का नियम थोड़ा बहुत समझ में आया? ठीक है। अब क्या है तुम्हें? बोल तो रहे हैं, क्या जाना तुम्हें? तुम जाओ। मम्मी पे कॉल कर दो। अब ये लो, मम्मी आएंगी लेने, पापा कह दो। तब रहने दो ना, फिर आएंगे तो फिर जाना साथ में। मम्मी ने बोला तो फोन कर देना जब छुट्टी होगी। टाइम क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे पता चला डांटते हैं, पता लगा वीडियो कितना सर डांटते हैं, हद हो जाए। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? फ्लो फ्लो में देखो, बातचीत करोगे तो कहीं कहीं आती। न्यूटन का फर्स्ट नियम समझ आ गया? यस सर। अगर कोई चीज मूव कर रही है यानी चल रही है तो वो हमेशा चलना चाहेगी। अगर उसको रोकना है तुम्हें तो अलग से फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर कोई चीज रुकी हुई है बेटा तो तुम चाहते हो वो चल जाए तो उस पर तब भी तुम्हें अलग से फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? जैसे कि तुम्हें एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कार है सपोज। कार में देखो गाड़ी एकदम क्या करती है, रुकी हुई थी, चार चक्के रुकी हुई है और न्यूट्रल पे कर दो तुम, उसमें तुम कूदो हलचल मचाओ कितना, लेकिन वो गाड़ी मूव नहीं करेगी। लेकिन कोई एक बच्चा बाहर से आकर के अगर गियर में नहीं है, न्यूट्रल पे है, तो जरा सा धक्का लगाएगा तो गाड़ी चलने लगेगी। क्यों? क्योंकि अंदर अगर सिस्टम को तुम अंदर बैठे हो, कितना भी फोर्स लगाओ वो उस पर जरा सा, क्योंकि तुम बाहर से लगा ही नहीं रहे हो, अंदर से लगा रहे हो ताकत ना। अंदर से ताकत लगाने का कोई मतलब होता ही नहीं है जब तक तुम बाहर से लगाओ। क्या बोल रहा समझ में आ रहा है कुछ? जैसे कि मैं बताता हूं, ठेले या साइकिल वगैरह कोई चीज मान लो स्टैंड पे तुम खड़ी करके चलाओ, कितना भी ताकत लगाओ वो हिलेगी नहीं। लेकिन उतर के जरा सा धक्का दे दो तो वो चीज बाहर से ज्यादा इफेक्ट होता है अगर तुम्हें किसी चीज को मूवमेंट में परिवर्तन करवाना है। और अगर उस पे अंदर से बैठते हो, सिस्टम के अंदर आ जाते हो, कोई चीज उस पे, जैसे तुम पृथ्वी को ही देख लो, पृथ्वी चल रही है तुम्हें फील होता है? नहीं होता। और लेकिन ये इससे रिलेवेंट नहीं है, थोड़ा सा हटका है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो बाद में बताएगा। ठीक है, चलो अभी देखते हैं न्यूटन गति का नियम। चलो आगे चलते हैं, नहीं तो इस पे बहस करने लगे बहुत ज्यादा हो जाएगा। आगे चलते हैं। न्यूटन गति का लिखो दूसरा नियम। पर उनके रख पे चूड़ी पाए हैं, क्या? फिर के रख पे चूड़ी निकाल लिया तो मैं चल गया सीधे। न्यूटन की गति का सेकेंड नियम या दूसरा नियम? सेकंड, दूसरा नियम। दिया बेटा, पढ़ाई वढ़ाई कर लो, बात ही कर रही हो कब से। हो गया? यस सर। न्यूटन गति का दूसरा नियम, इसमें लिखो बेटा, न्यूटन गति के दूसरे नियमानुसार, न्यूटन के गति के दूसरे नियमानुसार नियमानुसार किसी वस्तु के संवेग, किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर, संवेग के परिवर्तन की दर लिखना है, परिवर्तन की दर उस पर
उस पर लगने वाले असंतुलित बल के असंतुलित, एक मिनट ऐसे कर देता हूँ उसको। असंतुलित बल आज के बच्चे तो आज कितनी तेज तेज असंतुलित बल के समानुपातिक है। क्या समानुपातिक होता है? कौन है यार ये? समानुपातिक होता है। देखो इसमें लिखा गया न्यूटन गति के दूसरे नियम अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होते हैं। तो ये दूसरा नियम है। सबसे पहले हम देखेंगे संवेग क्या होता है। देखो इसमें बोला गया, देखो यहाँ पे मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। देखो दिया, चांदनी बेटा वहां से तो बैठो, अकेले बैठो तो। देखो समानुपातिक होता है, यहां पे देखो समानुपातिक मतलब होता है जैसे कि डायरेक्टली, जैसे कि ए समानुपातिक बी है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। अगर इनवर्सली व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है उल्टा, तो इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? व्युत्क्रमानुपाती। ए व्युत्क्रमानुपाती बी, और इसको क्या पढ़ेंगे? ए समानुपाती बी। मैं लिख देता हूं, लिख ले, इसको पढ़ेंगे ए समानुपातिक, ए समानुपातिक बी। थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ। ठीक है, एक आके मात्रा समानुपातिक बी। इसमें बेटा इसको क्या पढ़ेंगे? ए व्युत्क्रमानुपाती। ए व्युत्क्रमानुपाती बी, समझ आ गई बात? ये उल्टा होता है, ये डायरेक्टली, जैसे कि अगर ए बढ़ेगा तो यहाँ पे बी भी बढ़ता है। क्या बढ़ेगा बेटा? अगर ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा इसमें। लेकिन यहाँ देखो उल्टा है, मतलब अगर ए बढ़ेगा तो इसका मतलब बी घटेगा। समझ में आ गई बात? अब देखो इसमें जो बताया गया है, न्यूटन का किसी भी वस्तु के वेग, संवेग, संवेग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। तो इसमें बोला गया संवेग के परिवर्तन की दर, परिवर्तन मतलब डेल्टा लगाते हैं फिर पी लिखते हैं। समझ में आ गई बात? डेल्टा पी, डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन, चेंज, परिवर्तन की दर। दर हम रखते हैं टाइम से हमेशा, जब टाइम में चेंजेस होगा तभी किसी चीज में परिवर्तन आता है। संवेग में परिवर्तन की जो दर होगी वो किसके समानुपातिक है? फोर्स के। फोर्स मतलब बल। समझ में आ गई बात? ये इसके कहने। तो इसमें बोला संवेग में परिवर्तन, ये वाली जो लाइन है ये हो जाएगा डेल्टा पी, और जो दर है, दर यहाँ पर डेल्टा टी आएगा। असंतुलित बल, असंतुलित बल ये हो गया, और यहाँ समानुपातिक का सिंबल ये हो गया। इतनी बात समझ आई? जो चीजें स्टेटमेंट में थी वही हमने मैथ फॉर्म में लिख दिया, मैथमेटिक फॉर्म। समझ आई बात? यस सर। ये लिख लो, इतना लिखो। देखो क्या होगा भाई, एक सेकंड। चलो इसमें देखो बेटा, ये समझ आ गया। इसमें क्या होगा, अब मैं एक बार और समझा देता हूं आपको थोड़ा सा। देखो इसमें क्या बोला मैंने, जो संवेग में परिवर्तन होगा, समझ आई बात? संवेग में परिवर्तन की जो दर होगी वो किसके बराबर होगी? असंतुलित बल के समानुपाती के बराबर होगी। ठीक है, तो ये एक बार यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ। देखो ऐसे लिखेंगे, ये जो फोर्स होगा, इधर देखो बेटा, जब बता दें तुम लोग नीचे क्या देख लो, जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा या समानुपाती होगा किसमें? संवेग में परिवर्तन की दर के। समझ में आ गई बात? ये कहां से आती है ये सारी चीजें? अभी देख लेंगे, बाद में देखें। अभी दिखा दो यार। चल अभी दिखाते हैं थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि संवेग की परिवर्तन, संवेग का जो
यहाँ पे ये लिख लो, ये जो डेल्टा पी होगा ये संवेग में परिवर्तन होता है, ये लिख लो, संवेग में परिवर्तन। इसको इसको जो मैंने बताया था इसको समझ आता है, इसको बोलते हैं डेल्टा। वो डेल्टा नहीं जो जियोग्राफी में पढ़ते हो, ये डेल्टा सिर्फ मैथ के लिए, नाम के लिए। डेल्टा यहाँ से मतलब होगा परिवर्तन, ठीक है चीजें। और डेल्टा टी मतलब समझते हो, समय में परिवर्तन। यहाँ लिख भी लो, नहीं तो पता चले बाद में भूल जाओ। बाद में परिवर्तन को तो पता बताएंगे। समय में परिवर्तन। ये बताना किसका हुआ है। अच्छा मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीजें बता देता हूँ। अब देखो, आवाज नहीं करो बेटा, वो चीजें मैंने स्टार्टिंग में मुझे बताना। देखो यहाँ पे हमने बताया था बल, बल को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, समझा कि बल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, एफ से। और जो बल का जो फार्मूला होगा, मास इंटू में क्या होता है, एक्सेलरेशन, एम इंटू ए होता है। जहां पे ए क्या होता है बेटा, वी माइनस नहीं इसको क्या बोलते हैं, क्या, त्वरण। थोड़ा इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है, फोर्स का, न्यूटन। एम का मात्रक क्या होता है बेटा, ग्राम, यस सर किलोग्राम करो, किलोग्राम। किलोग्राम होगा, ठीक है बेटा। ए का समझ आ गया ये। अब यहाँ पे जो एक मैंने फार्मूला बताया था, क्या होता था, वी माइनस बी में परिवर्तन, यानी वेग में परिवर्तन बटे टोटल टाइम, ये लिया गया समय। यहाँ पे लिख सकते हैं बी माइनस यू बाई टी, ऐसे लिखते थे। यस सर तो यहाँ से एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम, एक जगह पर रख देंगे वी माइनस यू बाई टी। ये फार्मूला हम सब लोगों को बताए थे। से पहले हाँ जो ये था, सारी चीजें हाँ मैंने डिटेल्स बता रखी है जब स्टार्टिंग पर आया था। ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नो सर देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो, फिर संवेग के बारे में बताते हैं। वो लोग ठीक है सर नहीं नहीं नहीं, ऊपर तो ये सब बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। और देखो ये एक मिनट ये बता दे, ये लिख लो। अच्छा ये जो दूसरा नियम है ना बेटा, यही है, बाद में सॉल्व करोगे तो यही आएगा, एफ बराबर एम इंटू ए। इसको यहां से आता है, ठीक है, तो यही आता है। अभी कैसे आता है वो दिखाते हैं। भेज दो, आ गई तुम्हारी मम्मी। ये नोट कर लिया है, यस सर। चल आगे चलते हैं। राइट क्या बोल रहे हो। अच्छा यहाँ पे क्या लिख सकते हो बेटा, अगर जैसे लिखा गया ये जो एफ है वो तो बल है, ये हो गया एम इंटू ए। इसको क्या लिख सकते हो, जो फोर्स होगा यानी जो बल होगा वो द्रव्यमान, एम का मतलब द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान और एक्सेलरेशन त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। एम का मतलब द्रव्यमान समझ में आता है ना, मैंने बोला द्रव्यमान और ए मतलब त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा, बस ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम लिख लो, न्यूटन गति के तीसरा नियम। मैं सीधे लिख देता हूँ थर्ड नियम, ठीक है, आप लोग पूरा हेडिंग डालो। न्यूटन गति का तीसरा नियम, इसमें लिखते हैं जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो वह पहली वस्तु भी इन दोनों को नहीं पढ़ाते हैं क्या? नहीं, बल लगाते हैं तो वह पहली वस्तु भी दूसरी वस्तु पर, पहली वस्तु भी दूसरी वस्तु पर उतना ही बल आरोपित करता है या लगाता है, लगाता है या लगाती, जो भी है लगाती है, ठीक है, लगाता है, लिख लो इसे क्या है उतना उतना ही। हाँ थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, उतना ही बल आरोपित करती है। इस नियम को क्रियापद
प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। ठीक है, देखो तीसरा नियम जिसे कहते हैं, लेकिन इसी नियम को हम क्या बोलेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया। इसका मतलब होता है, देखिए नहीं, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, एक्शन रिएक्शन का मतलब ये होता है बेटा, अगर इधर देखो, जैसे कि मान लेते हैं, क्या एग्जांपल लो, छोटा सा नॉर्मल लो, बड़ा सा लो, चलो देखो जैसे कि दीवार पे ना, जैसे दीवार पर अगर हमने धीरे से मारा तो हमारी हाथ को चोट भी थोड़ा धीरे से लगेगा, लेकिन अगर हमने ज्यादा तेज से मारा तो हमारे हाथ को भी, मतलब जितना धीरे से तुम मारोगे उतना ही धीरे से आवाज दीवार तुम पे लगाएगी, उतना ही फोर्स तुम पे लगाएगी। जितना ज्यादा तुम दीवार पे लगाओगे दीवार भी तुम पे उतना ही लगाएगी। अब तुम कहोगे दीवार हमको मारती है क्या, वो एक्शन रिएक्शन वाला चक्कर है। ठीक है, हिलो डोलो मत, आराम से बैठ जाओ। इसी को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। मतलब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर जितना बल लगाएगी बेटा, दूसरा वस्तु भी पहले वाले, जैसे कि मान लो एक ट्रेन है, सपोज ट्रेन जा रही है, ट्रेन का वेट और वजन उसका देखे ही हो कितना भारी होता है, कितनी स्पीड से चलती है। उसके सामने सपोज करो खड़ा कर देते हैं ट्रक, ट्रक खड़ा कर दे तो ट्रेन मारेगी, ट्रक उड़ जाएगा, टूट जाएगा। हालांकि उस पे भी आएगा, ट्रेन पे भी असर, लेकिन उतना ज्यादा नहीं आएगी जितना कि ज्यादा ट्रैक पे आएगा। देखो लेकिन ताकत तो देखो दो सो मतलब क्या लगाएंगे, दोनों सेम लगाते हैं, लेकिन जितना तेज से ट्रक ट्रेन को मारेगी, ट्रेन भी उतने तेज से ट्रक को मारेगी। लेकिन जो ज्यादा कमजोर होगा वो टूट जाएगा, जो मजबूत होगा वो। अब लेकिन ये बाद में जाकर के तुम्हें उस पे पड़ेगा, संवेग पे असर पड़ता है। जिसका मास, जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसका क्या होगा, मास और स्पीड जिसका ज्यादा होगा उसका बल भी ज्यादा होगा ना, संवेग। समझ आ गई बात। एक्शन रिएक्शन समझो, एकदम सिंपल से समझो। किसी वस्तु, जैसे कि अगर मान लो तुम किसी को चाटा जितना तेज से मारोगे तुम्हारे हाथ पे भी उतने लगेंगे। बस ये होता है कि तुम्हारा हाथ मजबूत है और जहां मार रहे हैं वो चीज नॉर्मल है, लेकिन लगेगा उतने दोनों चीज, मतलब दोनों मांगे। अब किस पे कम लगता है किस पे ज्यादा लगता है वो अलग चीज है, लेकिन फोर्स दोनों सेम लगाएंगे। इतनी बात समझ आ गई। इसी को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हाँ, अमेरिका में गेम खेलती है, एक तुमने देखा होगा जैसे कि जैसे ऐसे लगा होगा, लोग अपना ना ताकत को आजमाते हैं, वो बलून टाइप होता है उस पे मारते हैं पंच, जितना तेज मारते हो उतना तेज से वो काउंट करता है, तुम्हारी रेटिंग दिखाते एक गेम हो रहा है जिसकी आमने सामने दो पहलवान खड़ा करते हैं, हाँ। जो जितने तेज मारता है हमारा बाल पर रहता है। वो सारी चीजें। ठीक है, एक्शन रिएक्शन यही है, ज्यादा कुछ नहीं। इसमें जो एक पॉइंट और आया था संवेग वाला वो लिख लेते हैं। 2 पॉइंट और पर, एक मिनट यार घर से कॉल आ रहा है, रुक जाओ। देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, संवेग। अभी जो पढ़ा था तुमने संवेग, संवेग इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक पी से रिप्रेजेंट करते हैं प्रेशर को, दाब को, लेकिन पी से संवेग को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें लिखो किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा, किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को संवेग कहते हैं। या फिर ऐसे लिख सकते हो बेटा, जो संवेग होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग या गति के वेग के गुणनफल के बराबर होता है।
बराबर होता है। समझ आई बात? देखो इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं तो पी बराबर यहाँ पे सीधे लिख लो, पी बराबर हो जाएगा तुम्हारे एम इंटू वी, द्रव्यमान है ना बेटा, द्रव्यमान और वेग वी हो जाएगा। ठीक है, तो वी यहाँ पे क्या है बेटा, वेग है, और एम क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान है, वस्तु का, कुछ भी वस्तु रहेगी। तो यहाँ समझा कि संवेग क्या होगा, एम इंटू वी के बराबर होगा, सिर्फ इतना सा। देखो अब मैं उसको दिखाता हूँ, लिख लिया सबने? देखो अभी हमने ये पढ़ा था फार्मूला जो हमने बता रहे थे, गति का जो दूसरा नियम था एफ, ये बराबर था चेंज इन पी डिवाइडेड बाई चेंज इन टी ना। मतलब ये क्या था, संवेग के परिवर्तन के दर के बराबर था या समानुपाती था। तो यहाँ देखो पी को हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू वी, ये चेंज में ना, और ये जाएगा चेंज में टी यानी टोटल टाइम। तो इसको लिख सकते हैं एम इंटू चेंज इन वी और चेंज इन टी। और हमने बताया था जो चेंज इन वी होता है और टी होता है यही तो एक्सेलरेशन होता है, एम इंटू ए। तो यहाँ से देखो बेटा एफ आ जाता है एम इंटू ए। समझ में आ गई बात? वहीं से निकाला मैंने। तो ये था गति का दूसरा नियम। कौन सा था? दूसरा नियम। ये समझ आ गया, संवेग वहां से। अभी एक लास्ट हेडिंग है, इसके बाद छोड़ देते हैं। लिखो संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक मिनट रुक जाओ। हेडिंग है संवेग संरक्षण के नियम। चलो ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे, अभी मैं रिवाइज करवा देता हूँ सारी चीजें हमने पढ़ी है। ठीक है एकदम देखो स्टार्टिंग से हम सारा रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में। देखो बेटा अब कोई लिखेगा नहीं, चुपचाप बैठो, क्योंकि लिखने वाला काम करवा दिया मैंने। सबसे पहले हमारी जो हेडिंग थी वो बल से रिलेवेंट थी, बल और गति के बारे में। हमने देखो गति के चैप्टर को पहला अच्छे से पहले वाले 8 वाले चैप्टर में पढ़ लिया है, ये 9वां चैप्टर चल रहा है बल और गति के नियम के बारे में। तो इसमें गति के 3 नियम हमने बता दिए न्यूटन वाले, और उसमें हमने गति के 3 इक्वेशन रखे थे मोशन वाले। गति के 3 नियम थे उसमें भी, और यहाँ पे न्यूटन गति के 3 नियम हो गए। ठीक है बेटा, लेकिन वो बल से रिलेवेंट है, वो गति से रिलेवेंट था। तो यहाँ से देखो सबसे पहले हमने फोर्स देखा। अब इसका मैं एक तरफ से देखा, जो फोर्स होता है, बल होता है, अगर बल किसी पे चीज पे लगाते हैं तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। पहला, उसमें क्या हो सकता है, स्थिर से वो क्या कर सकता है, मतलब अगर रुकी हुई है तो गति करने लगी, और अगर गति कर रही है तो वो रुक जाएगी। उसके हम डायरेक्शन यानी दिशा में भी बदलाव कर सकते हैं। तीसरा, उसका जो शेप साइज होगा उसमें भी बदलाव कर सकते हैं। ये तो बल का हो गया। इसमें बल को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला था हमारा संतुलित और दूसरा था असंतुलित बल। ठीक है बेटा, संतुलित और असंतुलित। संतुलित बल क्या था, जिसपे चारों डायरेक्शन से यानी कुल डायरेक्शन में जो फोर्स लगे या टोटल जो फोर्स लगे वो क्या रहे बेटा, जीरो। उनका नेट क्या हो जाए, जीरो हो जाता, तो वो संतुलित में आ जाते थे। असंतुलित मतलब क्या होता था, कुछ एक रिजल्टेंट आ जाए, कुछ बच जाए, जिस डायरेक्शन में बच जाएगा यानी ज्यादा होगा उसी डायरेक्शन में हमारी जो ब्लॉक होगी, वस्तु होगी, चीजें मूव करने लगेंगे। यहाँ तक ये हो गया। असंतुलित बल को ही मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को देखने को ज्यादा चीजें मिलती है, क्योंकि ज्यादा चीजें मूव करी है रेस्ट पे, वो सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था न्यूटन गति के 3 नियम पढ़ लिए। पहला नियम क्या था कि कोई भी वस्तु अगर मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी, वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम उस पर बाहरी बल ना लगा दें। दूसरा ये बोल सकते हैं, नहीं, जैसे दूसरे तरीके से ये बोल सकते हैं कि कोई भी वस्तु अगर रुकी है वो तब तक रुकी रहेगी जब तक हम उस पर बाहरी बल ना लगा दें। अगर रुका है तो बढ़ाने के लिए यानी उसको मूव करने के लिए तब भी बल लगाएंगे, और अगर रुका हुआ है चल रहा है तब भी उसको रोकने के लिए हम बल लगाएंगे बाहर से, तभी वो चीजें एक्शन में आएंगी। ठीक है, दूसरा नियम क्या था बेटा, दूसरा नियम यह था जो फोर्स होता है वो किसके समानुपाती था, चेंज इन संवेग, संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती था। और इसी को हम सॉल्व करते हैं तो F बराबर होता है m इंटू ए, यानी जो द्रव्यमान होगा, जो फोर्स होगा यानी जो बल होगा वो मास यानी हिंदी बोलो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के क्या होगा बेटा, बराबर होगा, बराबर होगा। इतनी बात समझ। तीसरा हमने बताया था एक्शन रिएक्शन वाला। इसमें जितनी तेजी से आप किसी को मारोगे सामने वाला का भी थप्पड़ उतनी तेजी से तुम पे पड़ेगा। मतलब एक्शन रिएक्शन, जितना आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हो दूसरी वाली वस्तु भी उतना ही पहले वाली वस्तु पे फोर्स लगाएगी।
अगर दो बॉल है, सपोज करो एक दूसरे को टकराते हैं, तो जितना तेज से दोनों टकराएंगे उतने ही तेज से दोनों आपस में उतने ही फोर्स के साथ भागेंगे ना। समझ में आ गई बात। ये दूसरा तीसरा हो गया। इसके बाद हमने कुछ नियम बताए थे। देखो ये पहले वाले में, इसी को हम जड़त्व का नियम बोलते थे। पहले वाले को बोलते थे कि दूसरे वाले को? पहले वाले को जड़त्व बोलते थे, ठीक है। और तीसरे वाले को हमने क्रिया प्रतिक्रिया बताया था, एक्शन रिएक्शन वाले, ठीक है। इसके बाद हमने बता दिया संवेग। संवेग को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। संवेग बराबर मास इंटू वी ना। द्रव्यमान गुणे, बोलो नहीं तो याद ही होगा, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के क्या होता है बेटा? बराबर होगा। अब हम यूनिट की बात कर लेते हैं। जितने आए हैं सारी चीजों को मात्रक। देखो बल का मात्रक बताओ। न्यूटन। न्यूटन। आदर्श बताएंगे, अब शांत रहना। ए का मात्रक क्या होता है हीरो? हाँ, ए होता क्या है तुम बताओ? ए होता है त्वरण। मात्रक बताओ? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मात्रक किसका हो गया? तो यहां से फोर्स का हमने देख लिया। फोर्स में एक्सेलरेशन। एम का मात्रक बताओ? मास क्या हो जाए? केजी, किलोग्राम। जड़त्व को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से मैंने, ठीक है। और यहाँ पे पी क्या होता है? संवेग। क्या होता है बेटा? संवेग। और यहाँ पे इसका मात्रक हम बाद में निकालेंगे, अभी निकालते हैं। एम का क्या होता है? किलोग्राम। वी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो अगर इसकी मैं मात्रक की बात करूं, हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसका मात्रक निकल गया किलोग्राम मीटर पर सबकी वैल्यू रख दो। और तो कुछ नहीं। एम का क्या होता है? द्रव्यमान। ए का क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सारी चीजें खत्म होगी, बस इतना था। अब न्यूमेरिकल से एक दिन करवा देंगे, सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो चीजें बचेंगी वो न्यूमेरिकल में ज्यादातर इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे और नियम आएंगे, गति के नियम, वही इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, चल आज ये स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट वाली वीडियो